खबर आपको बताऊं कि आज शाम को करीब 5 बजे के आसपास पाकिस्तान के बहावलपुर के एक स्टेडियम में एक साथ 14 जनाजे रखे गए और उसमें वहां के लोग शामिल हुए, जिसमें पॉलिटिशियन भी थे, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी थे सारे। अब वो 14 लोग कौन थे? इसी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। लेकिन मैं यहाँ इन 14 लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये एक चीज कनेक्ट हो रहा कहीं और। अभी तक ये कंफर्म नहीं है। असल में एक रिलीज आई, एक बयान है, उर्दू में है ये, और ये बयान की वही कॉपी है जो आप देख रहे हो। ये बयान, ये दावा किया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर उसने जारी किया और उसकी तरफ से ये बयान दिया गया है। वही मौलाना मसूद अजहर जिसके 4 आतंकी ठिकानों पर यानी टेरर कैंप पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल यानी 6 और 7 मई की रात 5 से 31 के बीच में हमला किया गया। इस बयान में खुद मौलाना मसूद अजहर ये कह रहा है कि इस हमले में उसकी बड़ी बहन, उसकी बड़ी बहन के हस्बैंड, उसका एक भांजा और उस भांजे की वाइफ, इसके अलावा उसकी एक भांजी, एक उसका कजन और उसकी माँ और 2 उसके दोस्त, कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत की बात कबूल कर रहा है। अगर ये बयान मौलाना मसूद अजहर की तरफ से ही जारी किया गया है, क्योंकि इस बयान में कहीं नाम नहीं, तारीख है 7 मई और इसकी आखिरी लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज 4 बजे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी बहावलपुर में। तो 14 लोगों की मौत की खबर मौलाना मसूद अजहर इस बयान के जरिए दे रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर के हमले में। और इत्तेफाक से आज शाम बहावलपुर के एक स्टेडियम में 14 लोगों की ही जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। तो यहीं से ये सवाल उठा कि क्या ये बयान वाकई सच है, क्योंकि इसमें 14 लोगों की ही मौत की बात मौलाना मसूद अजहर कर रहा है। अगर ये सच है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा मकसद पूरा हो गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मसूद अजहर बच गया। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 पाकिस्तान में पनप रहे, फल फूल रहे पाकिस्तानी आर्मी और ISI की गोद में बैठे आतंकवादी संगठन, जो 3 सबसे बड़े हैं, 3 सबसे बड़े भारत के दुश्मन जो हमेशा भारत को लहूलुहान करते हैं, यही 3 संगठन है। एक लश्कर ए तैयबा जिसका बॉस हाफिज सईद, दूसरा है जैश ए मोहम्मद जिसका चीफ मौलाना मसूद अजहर, और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन जिसका चीफ सैयद सलाउद्दीन। यही वो तीनों आतंकवादी संगठन और यही वो तीनों उसके कुख्यात सरगना है जो पिछले 30 सालों से भारत को जब तब लहूलुहान करते आ रहे हैं। और इन्हीं 3 संगठनों के, इन 3 आतंकी संगठनों के 9 टेरर कैंप या आतंकी कैंप कहें, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था, लॉक किया गया था इस ऑपरेशन के जरिए मटियामेट करने का। इस ऑपरेशन की जो एक तो नाम था ऑपरेशन सिंदूर, आपको बताया कि जिस तरीके से हिमांशी, जिसके हस्बैंड नेवी में कैप्टन, और एक तस्वीर जिसमें वो बैठी हुई है और पति की लाश बराबर में, पत्थर की मूर्त बनी हुई, गम का पहाड़ टूटा था, 15 दिन पहले शादी हुई, 15 दिन के अंदर मांग का सिंदूर मिट गया। शायद यहीं से इस ऑपरेशन का नाम आया, ऑपरेशन सिंदूर। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में यह हमला हुआ, उसके कुछ देर उसके बाद इंटेलिजेंस, रॉ, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो थी वो काम पर लग गई। फिर सीधे सीधे जो सबूत मिले वो मिले कि इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ है, यानी हाफिज सईद का। PRF तो सिर्फ एक छाया थी। अब वहां से सबूत बाकी और जोड़े गए, पुख्ता सबूत हाथ आ गए कि इस हमले में लश्कर का हाथ है। अब यहां से शुरू हुआ इस ऑपरेशन की तैयारी का सिलसिला। सबसे पहले इसमें खुफिया एजेंसियों को शामिल किया गया, जो अक्सर ऐसे ऑपरेशन में होता है, जिसमें हमारी रॉ और बाकी इंटेलिजेंस, बाकी जो स्लीपर सेल पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे सोर्सेस, उन सबसे जानकारी इकट्ठा की गई। और जब ये पुख्ता हो गया कि इसके पीछे लश्कर का हाथ है और लश्कर को पनाह दे रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, वहां की फौज, तो फिर मामला इन्हीं की तरह साफ हो गया। अब यह था कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना है और टेरर कैंप को नेस्तो नाबूद करना है जो बरसों से हमें घायल कर रहे हैं। तो फिर हुआ कि सिर्फ लश्कर ही क्यों, वो तमाम टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 3 दशक से हमें लहूलुहान कर रहे हैं, उनको क्यों बख्शा जाए? लगे हाथ, जब हमला करना ही है तो फिर सभी को निपटाया जाए। कुल मिलाकर 5 ऐसे टारगेट थे जिनके बारे में कोई शक नहीं था और उसको नेस्तो नाबूद करना था। और इन 5 में से 3 संगठनों के थे, लेकिन 4 टारगेट ऐसे थे जो POK में नहीं थे, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं थे। वो 4 पाकिस्तान के अंदर थे और इनमें सबसे दूर जो था वो एक 104 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर। अब 104 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देना ये अपने आप में सबसे रिस्की था। लेकिन 4 टारगेट को चुना गया क्योंकि इनके बिना काम तो होता नहीं। तो 4 पाकिस्तान के अंदर, 5 POK में, 9 टारगेट चुने गए। इन 9 आतंकी कैंप या टेरर कैंप में से
4 जैसे मोहम्मद के थे, 3 लश्कर तैयबा के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के। तो 3 बड़े आतंकवादी संगठन के 9 टेरर कैंप। और इसके बाद जब इन सारे कैंप की पूरी घेरेबंदी हो गई, नक्शा हो गया, सब कुछ ग्राउंड लेवल पर, आसमान लेवल पर तैयारी पूरी हो गई, तो बस इंतजार था कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। और आखिरकार 7 मई रात 1:05 पर हमारी वायुसेना ने, एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू जेट के जरिए इन 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल या बम दागे। 9 ठिकाने, 9 टेरर कैंप और 24 अटैक यानी मिसाइल। और इसमें इन सारे टेरर कैंप को निस्तो नाबूद कर दिया गया, धुआं कर दिया गया। तो ऑपरेशन 25 मिनट में कंप्लीट हो गया। 3 बड़े पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के 9 टेरर कैंप, उनका खात्मा कर दिया गया। लेकिन सवाल यह था कि इन 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे बड़े 3 कुख्यात सरगना थे, लश्कर का हाफिज सईद, जैश का मौलाना मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाउद्दीन, कि तीनों ऐसी जगह पर थे जहां पर हमें इस ऑपरेशन के जरिए उन तक पहुंचना मुश्किल था। फिर मामला शायद सिर्फ स्ट्राइक तक नहीं होता है, स्ट्राइक, बल्कि कुछ ऐसी चीजें होती कि ये शायद जंग में तब्दील हो जाए उनको। और ये भी पता है कि पाकिस्तान उनको बना देता है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी फंडिंग करती है, पाकिस्तानी आर्मी उनके पीठ पर हाथ रखती है, क्योंकि असली काम तो वो लोग इन्हीं से कराते हैं। तो इसलिए इन तीनों को वक्त से पहले ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां तक एयर स्ट्राइक मुमकिन नहीं था। एक तो गोपनीय खुफिया तरीके से, और दूसरा बिल्कुल खास ऐसी जगहों पर, ऐसे तहखाने या बंकर में जहां पर इनका कोई नुकसान ना हो। 3 साल पहले तक हाफिज सईद, लश्कर का बॉस, लाहौर के जौहरी बाग में खुलेआम रहता था। जौहर बाग रैलियां करता था, फ्राइडे को नमाज से पहले तकरीर, भाषण देता था। लेकिन पुलवामा के बाद पाकिस्तानी एजेंसी ने कहा कि तुम्हारा खुलेआम रहना ठीक नहीं है, किसी न किसी ऑपरेशन में तुम निपट जाओगे। और इसलिए अब लगभग अंडरग्राउंड हो गया, हालांकि बीच बीच में कभी कभी आता, जबरदस्त सुरक्षा के बीच। लेकिन जैसे ही पुलवामा के बाद अब पहलगाम हुआ, तो 22 अप्रैल को पहलगाम होता है और उसके बाद जैसी टीआरएफ क्लेम करती है, सबसे पहले सुरक्षा कवच पाकिस्तानी सेना और आईएसआई हाफिज सईद को देती है। उसे लाहौर से उठाकर एक खुफिया जगह पर ले जाया जाता है और वो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की निगरानी में एक गुप्त जगह पर छुपा दिया जाता है। कायदे से कहें तो एक दिल में वो जाकर छुप जाता है, और यही वजह है कि हाफिज सईद बच गया। मौलाना मसूद अजहर, हमेशा सियालकोट में इसको देखा गया। सियालकोट में ये रहता, सियालकोट में भाषण देता, फ्राइडे को जनरली वहां के जामा मस्जिद में भी ये पहुंचता। लेकिन पुलवामा के बाद, क्योंकि पुलवामा में मसूद अजहर का नाम आया था, इसको भी धीरे धीरे पब्लिकली अपीयरेंस से रोक दिया गया कि किसी ऑपरेशन में तुम निपट जाओगे। अब जब पहलगाम होता है तो दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट मौलाना मसूद अजहर, उसको भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाक सेना और उनके चीफ के कहने पर सियालकोट से निकालकर एक खुफिया ठिकाने पर ले जाया जाता है। उन्हें पता था कि 22 अप्रैल को जो हुआ उसका बदला, और उसमें सबसे ज्यादा तलाश इन्हीं लोगों की होगी। तो इस तरीके से हाफिज सईद के बाद मौलाना मसूद अजहर को भी एक बिल में छुपा दिया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का है, लश्कर और जैश के बाद हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका टारगेट ही हमेशा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर रीजन होता है और उसके सारे कैंप पीओके से चलते हैं। हाफिज सईद और जैश के बाद, मौलाना मसूद अजहर के बाद सैयद सलाउद्दीन सबसे बड़ा टारगेट था। ये हमेशा पीओके, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर खुलेआम आया करता था। लेकिन पहलगाम के बाद बाकी दोनों की तरह, यानी मसूद अजहर और हाफिज सईद की तरह सैयद सलाउद्दीन को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की तरफ से। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला तो इनके आतंकी कैंप तो निशाने पर थे, सब कुछ लॉक हो चुका था, सारी प्लानिंग हो चुकी थी। लेकिन इन संगठनों के 3 सबसे बड़े चेहरे वो इसलिए बच गए क्योंकि वो पहले ही बिल में जाकर छुप गए थे। बट ऐसा नहीं है कि आखिरी था। कोशिश यही है कि जब तक इन तीनों का हिसाब किताब नहीं होगा, पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होगी, क्योंकि असली मास्टरमाइंड यही है। चाहे आप पुलवामा ले लीजिए, चाहे आप मुंबई अटैक ले लीजिए, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लीजिए, चाहे आप श्रीनगर विधानसभा पर अटैक ले लीजिए, चाहे आप उरी ले लीजिए, बालाकोट ले लीजिए, या फिर आप पहलगाम ले लीजिए, 26/11 ले लीजिए, इन सब में अगर शामिल है तो यही 3, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन। 9 इनके आतंकी कैंप तो बर्बाद किए गए,
वो सारे के सारे वो थे जहां ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां हथियार चलाने सिखाए जाते थे, जहां जीपीएस और मैप कैसे रीड करते हैं, कैसे आप ट्रेवल करोगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाती थी। और चला जो मुजफ्फराबाद के पास एक हिजबुल का जो ठिकाना था, वहां तो वो बाकायदा टनल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वहां से टनल बनाकर कैसे आप सरहद पार कर सीधे पीओके से जेएनके में दाखिल हो सकते हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग कैंप थे, और इनमें से एक ट्रेनिंग कैंप जो सबसे बड़ा लश्कर का था, मरकज, वो था जब 26/11 हमला हुआ और 10 टेररिस्ट कराची के बंदरगाह से मुंबई पहुंचे थे। तो उनमें से जो एक इकलौता जिंदा पकड़ा गया था, अब्दुल कसाब, आखिरी बार उन 10 टेररिस्ट को उसी मरकज में देखा गया था और वहीं उनको आखिरी बार ब्रेन वॉश करके उनको समझाकर मुंबई भेजा गया था। उसी मुंबई हमले की साजिश में जो दूसरा डेविड हेडली उसी मरकज से निकला, फिर उसने साजिश बुनी। उसी मरकज से जो अभी यूएस से रिपोर्ट करके तहव्वुर हुसैन राणा को हम लाए, जो एनआईए की कस्टडी में है, वो भी उसी मरकज से ही निकला था। तो ये 3 बड़े जिस मरकज से निकले उसको भी बर्बाद कर दिया गया। 25 मिनट में ये ऑपरेशन खत्म। लेकिन चूंकि ये तीनों अभी बच गए, दिल में है, इसलिए ये मानना कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं होगा इंडिया, ये बेवकूफी होगी। क्योंकि जब तक इन्हें ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, ये नए नए रंगरूट भर्ती करते रहेंगे, उनका ब्रेन वॉश करते रहेंगे। ये तो रही ऑपरेशन की बात, और ऑपरेशन की पूरी डिटेल मैंने आपको डिटेल में सुनाई है कि कैसे क्या कुछ हुआ। आपने सारे जिन लोगों ने नहीं देखा सुनिएगा। अब जो मैंने शुरू में कहा था, पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है, कमाल देखिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया।